हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं बेटा सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th साइंस का। बड़ी मेहनत लगती है बेटा वीडियो बनाने में। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा, सैंपल पेपर जरूर करके जाइएगा बेटा, क्योंकि इसमें से बड़े बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सेक्शन ए जो बायोलॉजी पर बेस्ड है। पहला एमसीक्यू देखिए बेटा क्या है। Which of the following statement related to HIV, AIDS and सेफ सेक्स प्रैक्टिस आर करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है सही है एड्स को लेके और सेफ सेक्स प्रैक्टिस को लेके? सबसे पहले बेटा HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, बिल्कुल ठीक है। दूसरा बेटा यूज ऑफ कॉन्डम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ HIV, ये भी ठीक है। तीसरा HIV स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो बाइट एंड शेयरिंग ऑफ फूड, ये स्टेटमेंट गलत है। HIV अटैक द बॉडी इम्यून सिस्टम, ये भी ठीक है। मतलब फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है और मेरे पास फोर्थ ऑप्शन भी ठीक है। सेफ सेक्स रेफर टू प्रैक्टिस दैट लोड द रिस्क ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो मतलब फर्स्ट, सेकंड और फोर, ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। यू आर डिजाइनिंग ए वर्टिकल गार्डन इन ए सिटी, आप किसी सिटी में वर्टिकल गार्डन बना रहे हो विद लिमिटेड वाटर सप्लाई, और पानी की सप्लाई बड़ी लिमिटेड है। Which plant adaptation would you prefer to ensure maximum photosynthesis with minimum water loss? तो आप कौन सी प्लांट एडाप्टेशन को या फिर प्रैक्टिस को फॉलो करोगे ताकि फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा रहे और वाटर लॉस जो है वो सबसे कम रहे? तो यहाँ देखो बेटा, पहला ऑप्शन है प्लांट विद लार्ज ब्रॉड लीव्स। दूसरा बेटा प्लांट विद थिक क्यूटिकल्स एंड संकन स्टोमेटा। तीसरा क्या है बेटा, प्लांट विद हाई स्टोमेटा डेंसिटी। और फोर्थ है प्लांट दैट कीप देयर स्टोमेटा ओपन ऑल डे। ठीक है, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है बेटा। क्यों है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। क्यूटिकल क्या होता है? क्यूटिकल इज ए वैक्सी लेयर, एक लेयर है जो क्या करती है, ट्रांसपीरेशन को रोकती है। ठीक है। और दूसरा बेटा संकन स्टोमेटा क्या होता है वो देखिएगा। संकन स्टोमेटा जो होते हैं पिट्स में होते हैं, जो क्या करते हैं, एक्सपोजर है जो एयर के साथ उसे कम करेंगे और वाटर लॉस को कम करते हैं। तो ये दो ऑप्शन जो है प्लांट विद थिक क्यूटिकल्स एंड संकन स्टोमेटा, इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाई डू आर्टरीज अपीयर डीपर इन द स्किन? आर्टरीज जो है वो स्किन में इतनी नीचे क्यों होती हैं देन वेन ड्यूरिंग डाइसेक्शन? वेन से ज्यादा नीचे क्यों होती है बेटा आर्टरीज जब डाइसेक्शन करते हैं बेटा? तो इसका रीजन क्या है? दे आर स्मॉलर, they transport CO2, they carry blood under high pressure, they are blue in color। तो हमें पता है बेटा आर्टरी में ब्लड जो होता है वो बड़ा प्रेशर में फ्लो करता है, और ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पूछेगा, यू आर डिजाइनिंग ए ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट, विच फीचर वुड यू इनहांस टू रिड्यूस वाटर लॉस? तो वाटर लॉस कम करने के लिए कौन सी फीचर को आप इनहांस करोगे? ठीक है, अब यहाँ देखिए बेटा मुझे ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन क्या है बेटा, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। दूसरा थिन क्यूटिकल। तीसरा फ्यूर स्टोमेटा ऑन दी अपर सरफेस। और फोर्थ है ये डी ऑप्शन ब्रॉड फ्लैट लीव्स। तो इसका आंसर जो है बेटा वो क्या है, फ्यूर स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस, ऊपर वाले सरफेस पे कम स्टोमेटा होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, मैच द पार्ट्स विद फंक्शन। इन पार्ट्स को मैच करना फंक्शन के साथ। पहला क्या है बेटा, पैंक्रियाज। दूसरा स्टोमेटा, टेस्टिस और माइटोकॉन्ड्रिया। पैंक्रियाज के लिए बेटा मुझे पता है इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, तो ए का 1। स्टोमेटा जो है वो ट्रांसपीरेशन में हेल्प करेगा, B2। टेस्टिस बेटा टेस्टोस्टेरोन माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब सीधा सीधा लिंक्ड है A1 B2 C3 D4। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा ये भी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following chromosome combination will produce a male child in a human? ह्यूमन में मेल चाइल्ड के लिए कौन सा क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन जो है वो माना जाता है? तो यहाँ देखो बेटा हमें पता है XY, क्योंकि Y फैक्टर जो होता है वो मेल के लिए होता है, X फैक्टर फीमेल से आता है। फीमेल के पास दोनों X होते हैं बेटा, तो इस तरह से एक आपके पास X ही रहेगा, मेल के पास X भी है Y भी है। तो अगर मेल चाहिए तो उसके Y होना पड़ेगा ना, तो XY इसका आंसर आएगा। दोनों X होंगे तो फीमेल, दोनों Y तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि फीमेल के पास होता ही X है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। इन ह्यूमन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द जाइगोट एंड व्हाट इज द सेक्स क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन द मेल जाइगोट? तो ह्यूमन के केस में जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं? और हमें पता है बेटा, यहाँ देखो ऑप्शन
कौन कौन से दिए हैं? 46 क्रोमोसोम, डबल एक्स, 23 क्रोमोसोम एक्स वाई, 46 क्रोमोसोम्स एक्स वाई एंड 23 क्रोमोसोम डबल एक्स लिखा हुआ है ना। तो हमें पता है बेटा क्रोमोसोम कितने होते हैं? नंबर में 46 और मेल के लिए एक्स वाई रहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो है असर्शन रीजन। पहला असर्शन क्या है? किडनी हेल्प इन मेंटेनिंग वाटर बैलेंस इन द बॉडी, बिल्कुल ठीक है। और किडनी सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब वाटर बेस्ड ऑन द बॉडी नीड, ये भी ठीक है, किडनी रीअब्सॉर्ब भी करती है बेटा वाटर को। तो दोनों ऑप्शन ठीक है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, डीएनए इज अ हेरिडिटरी मटेरियल इन द मोस्ट ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ठीक है। और डीएनए स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो फिर नेक्स्ट जनरेशन को जाती है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। असर्शन भी, रीजन भी और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ देखो क्या लिखा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग द रिप्रोडक्शन इन एमोवा। एमोवा की रिप्रोडक्शन यहाँ पे दे रखी है। क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शोन। तो किस तरह की रिप्रोडक्शन होती है बेटा इसमें? हम सबको पता है इसमें जो होती है वो होती है बाइनरी फिशन, ठीक है, बाइनरी फिशन रहती है। फिर बोला गया कि डिफरेंस बताइए इस प्रोसेस में और बर्डिंग इन यीस्ट। तो इसे मैं आपको एक्सप्लेन करके बता। तो डिफरेंस देखिए बच्चों, बाइनरी फिशन में क्या होता है, इसमें जो आपका सेल होता है वो डिवाइड्स होता है, टूट जाता है बेटा, डिवाइड्स इन टू इक्वल साइज्ड सेल। तो बाइनरी फिशन में बेटा सेल जो होगा, एक सेल जो है वो दो सेल में टूट जाएगा, दोनों इक्वल साइज के रहेंगे। लेकिन बर्डिंग में क्या होता है बेटा, एक स्मॉल बर्ड, छोटा सा बर्ड जो है वो ग्रो कर जाएगा। स्मॉल बर्ड फॉर्म्स ऑन पेरेंट सेल, पेरेंट सेल पे बनेगा छोटा सा बर्ड और फिर वो ग्रो करेगा एंड ग्रो करेगा, उसके बाद में डिटैच हो जाएगा, टूट जाएगा और वो नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, ठीक है। और इसका जो साइज है वो छोटा रहता है एंड ऑफन स्मॉलर इन साइज, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। मीना इज ए मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन एंड वांट टू अवॉइड एनी फर्दर प्रेगनेंसी परमानेंटली। मीना जो है 3 बच्चों की माँ है और वो प्रेगनेंसी को परमानेंटली अवॉइड करना चाहती है। उसके डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया है कि वो सर्जिकल मेथड फॉलो करे। मेथड का नाम बताएं और फिर एक्सप्लेन करें वो कैसे उसकी फैमिली प्लानिंग में हेल्प करेगा। तो बेटा मैं आपको इसे एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि कौन कौन से मेथड वो इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे वो उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 था हमारे पास। मेथड का जो नाम रहता है बेटा इसे आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी जिसे बोलते हैं बेटा फीमेल स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं, फीमेल स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा, ये भी याद रखिएगा, ब्लॉकिंग होता है, या तो ब्लॉक कर दिया जाता है या फिर कट कर दिया जाता है। कटिंग ऑफ किसे करना होता है? फैलोपियन ट्यूब को, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब को या तो ब्लॉक कर देना है या फिर कट कर देना बेटा। अगर उसे ब्लॉक कर देंगे, कट कर देंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो एग जो है वो आगे ट्रेवल नहीं कर पाएगा। दिस प्रिवेंट्स ट्रेवलिंग ऑफ एग, ठीक है, फर्दर ट्रेवलिंग ऑफ एग ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका एग जो है वो आगे ट्रेवल नहीं कर पाएगा एंड दस प्रिवेंट, और इससे क्या होगा, आपकी फर्टिलाइजेशन नहीं रहेगी, ठीक है बेटा, क्लियर है ये। अब उसकी फैमिली प्लानिंग में कैसे हेल्प करेगा बेटा, देखो एग आगे मूव ही नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बेबी बॉर्न ही नहीं होगा, है ना। तो ये लॉन्ग टर्म मेथड है, शॉर्ट टर्म मेथड नहीं है। और पार्ट में ही बेटा पूछा गया था, रवि और स्नेहा जो है वो यंग कपल है, सिटी में रहते हैं। दे आर बोथ वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड वांट टू डिले हैविंग चिल्ड्रन फॉर ए फियर टू फोकस ऑन देयर करियर। दोनों प्रोफेशनल है, काम करते हैं और प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हैं, फिर बच्चे डिले करना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए।
कुछ सालों के लिए सजेस्ट करिए 2 सुटेबल फैमिली प्लानिंग मेथड, वो इस्तेमाल कर सकते हैं और बताइए कैसे ये मेथड हेल्प कर सकते हैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में। तो इसके और पार्ट का बेटा जो आंसर देखो बेटा वो क्या कर सकते हैं, 2 तरीके हैं, 2 मेथड पूछे गए थे। पहला मेथड लिख लीजिए, पहला है हार्मोनल कंट्रासेप्शन मेथड, इसे बोलते हैं हार्मोनल कंट्रासेप्शन कंट्रासेप्शन मेथड। ठीक है, अब ये मेथड क्या होता है वो सुन लीजिएगा बेटा। इसमें जैसे पिल्स यूज करते हैं, है ना, पिल्स यूज कर सकते हैं बेटा, इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम हार्मोनल कंट्रासेप्शन मेथड। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, बर्थ कंट्रोल के लिए पिल्स इस्तेमाल की जाती हैं या फिर इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या होगा, आपकी ओवुलेशन जो है वो ही नहीं होगी, मतलब एग जो है वो उससे रिलीज ही नहीं होता है, ओवुलेशन नहीं होगा ना, बॉडी से बाहर ही नहीं आएगा। तो इससे क्या होगा, आपका सर्विकल जो है म्यूकस वो भी थिक हो जाएगा और जिससे आपका स्पर्म जो है वो यूट्रस में एंटर भी नहीं करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ओवुलेशन ही नहीं होता है। तो पिल्स इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इंजेक्शन। और दूसरा मेथड जो पूछा था उन्होंने, 2 मेथड बताइए, दूसरा था बेटा आपका बैरियर मेथड, ये होता है बैरियर मेथड। ठीक है, तो बैरियर मेथड में क्या करना होता है आपने, आप बैरियर इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा, जिससे क्या होगा, फिजिकल बैरियर कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपके जो स्पर्म है वो बॉडी में एंटर नहीं करेंगे, जैसे कॉन्डम्स हो गए। ठीक है, क्लियर है। तो 2 मेथड पूछे थे बेटा, दोनों आपको एक्सप्लेन करके बता दिए। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। एक्सप्लेन करिए रोल ऑफ एनी टू डाइजेस्टिव एंजाइम इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको कुछ एंजाइम दे रखे हैं, किसी 2 का रोल जो है वो एक्सप्लेन करके मुझे बताना है। एमाइलेस है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन और लाइपेस है। जो आपको अच्छे से आते हैं वो एक्सप्लेन करिएगा बेटा। तो कोई भी 2 एक्सप्लेन करने थे, मैं कर देता हूँ बेटा एक एक करके। एमाइलेस को कर लेते हैं। सबसे पहला आ गया एमाइलेस। ठीक है, इसे कौन स्क्रीट करता है बेटा, सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, हमारे माउथ में होता है, वो इसे रिलीज करते हैं। और ये क्या करता है बेटा, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च, जो स्टार्च है उसकी ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, ठीक है जी। अगर थोड़ा और एक्सप्लेन करना आपको, और इजी वे में समझना है, तो ये क्या करता है बेटा, आपका जो कम्प्लेक्स फूड है जो आपने खाया है, कार्बोहाइड्रेट, उसको छोटे छोटे शुगर के मॉलिक्यूल्स में बदल देगा, फिर आगे जाके वो ग्लूकोज बन जाते हैं और फिर उनकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है इंटेस्टाइनल वाल में। तो ये क्या करता है बेटा, हमारा जो आपका कम्प्लेक्स इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स आपने खाए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, उन्हें क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, छोटे छोटे कन्वर्ट इनटू स्मॉलर और फिर सॉल्युबल शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आपने जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाया था, कार्बोहाइड्रेट, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के शुगर के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा, जो क्या होंगे, फर्दर डाइजेस्टेड, आगे डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बन जाएंगे, फर्दर डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज। ठीक है, दूसरा ले लेते बेटा पेप्सिन, कोई भी 2 एक्सप्लेन करने थे। अब ये आ गया पेप्सिन। ठीक है, तो पेप्सिन जो होता है बेटा, इसे कौन स्क्रीट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। मेन बातें मैं आपको बता देता हूँ बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड, और इसका काम क्या है बेटा, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ठीक है यहां तक बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। स्टूडेंट जो है वो चाहता है क्लोन करना एक रोज प्लांट को विद गुड फ्रेगनेंस, जिसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी हो। अब उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो सीड्स इस्तेमाल करेगा फ्लावर के, या फिर स्टेम कटिंग करेगा। क्वेश्चन पूछा गया कौन सा मेथड जो होगा उसको जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट देगा, और जस्टिफाई करिए कि दूसरा जो मेथड है माइट रिजल्ट इन वेरिएशन, से वेरिएशन हो जाएगी। फिर ड्राई लेबल डायग्राम ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू स्टेम कटिंग। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, आपको मैं अगर एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा, अब इसमें क्या रहता है, उसने पूछा था कि उसके एग्जैक्टली वैसा ही चाहिए, अगर एग्जैक्टली वैसा ही आपको क्लोन चाहिए तो फिर आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन फॉलो करनी है।
ठीक है, वो क्यों फॉलो करनी है वो देखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आ गया मेरे पास 13 पार्ट इन। पूछा गया कौन सा मेथड जो होगा जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट देगा, तो वो आपका देगा बेटा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसको स्टेम कटिंग बोलेंगे ना जिसमें, है ना। तो ये आ गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, ये वाला मेथड जो है ये आपको आइडेंटिकल प्लांट देगा। रीजन क्या है बेटा, क्योंकि इसमें क्या रहती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन क्या है, असेक्सुअल है, तो वेरिएशन की कोई चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा तो वेरिएशन नहीं होगी, तो इससे हमें क्या मिलेगा, एकदम आइडेंटिकल प्लांट मिलेगा। ठीक है जी। अब आगे क्या पूछा गया था बेटा कि कैसे जस्टिफाई करिए दूसरा मेथड जो है वो वेरिएशन में हो जाएगी उससे। अब देखो दूसरा जो मेथड था ना वो कौन सा था बेटा, सीड वाला। ठीक है, दूसरा जो था सीड वाला मेथड जो था, अगर हम सीड इस्तेमाल करेंगे तो उसमें क्या आएगी बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। ठीक है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो फिर क्या होती है बेटा, वेरिएशन हो जाती है, क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो दोनों में से किसी के कैरेक्टर आ सकते हैं, तो इसलिए इसमें वेरिएशन के चांसेस रहते हैं। और इसमें वेरिएशन बिल्कुल नहीं होता, आइडेंटिकल प्लांट मिलता है आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसलिए अगर आपको आइडेंटिकल वैसे ही प्लांट चाहिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाएंगे, मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को ही हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्या है बेटा, क्वेश्चन 14 पे रोल को एक्सप्लेन करना है। फॉलोइंग पार्ट इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहला टेस्टिस है, वास डेफरेंस और प्रोस्टेट ग्लैंड का। तो ये बेटा एक एक करके इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम एक्सप्लेन करते हैं टेस्टिस को पार्ट ए में। तो यहाँ देखो बेटा इसका क्या रोल रहता है बेटा, एक तो ये स्पर्म बनाएगा। ठीक है, मैं आपको मेन मेन पॉइंट बता देता हूँ। दूसरा क्या करेगा बेटा, मेल सेक्स हार्मोन उसे भी रिलीज करेगा, जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, अब इसका क्या काम है बेटा, जो सेकेंडरी मेल कैरेक्टर होते हैं उन्हें डेवलपमेंट में हेल्प करता है। मेल कैरेक्टर्स कैसे हो बेटा, सेकेंडरी मेल कैरेक्टर क्या होते हैं, जैसे आपकी डीप करेगा वॉइस को, आवाज को डीप करेगा, भारी आवाज होती है। फिर फेशियल हेयर हो गए, फेस पे आपके जो मोस्टेक बीड्स होती हैं। ठीक है, फिर मसल की ग्रोथ करेगा, ये सारा काम आपका टेस्टिस करेगा। ठीक है, तो मेन मेन काम बता दिया मैंने। स्पर्म रिलीज करेगा, फिर मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन वो क्या करता है, सेकेंडरी जो कैरेक्टर होते हैं सेक्स कैरेक्टर उनको कंट्रोल करता है। जैसे लड़कों की आवाज थोड़ी डीप होती है, उनके फेस पे हेयर होते हैं, फेशियल हेयर्स होंगे। ठीक है, और मसल ग्रोथ में हेल्प करता है। नेक्स्ट पूछा गया था वास डेफरेंस। अब ये तो एक बेटा पाइप होती है या फिर ट्यूब होती है, जो क्या करती है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम करती है। आपके स्पर्म जो है उनको उठा के बाहर लेना है इसने, इतना ही सही काम है इसका। ठीक है, अब यहाँ देखो पार्ट बी में क्या था, वास डेफरेंस। ठीक है, अब ये क्या होती है बेटा, एक ट्यूब होती है, काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना, या फिर ये क्या करती है, कनेक्ट, पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा और, ये कनेक्ट करती है टेस्टिस को यूरेथ्रा के साथ। ठीक है, यूरेथ्रा आपकी ओपनिंग है। अब इसका मेन रोल क्या है बेटा, मेन रोल ट्रांसपोर्ट करना, बस मेन रोल क्या है इसका, ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना आपके स्पर्म को, स्पर्म्स, ठीक है, फॉर इजैकुलेशन, है ना, ट्रांसपोर्ट करना स्पर्म्स को इजैकुलेशन के लिए थ्रू यूरेथ्रा। ठीक है, और इसका खास कोई काम रहता नहीं है। अब चलते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट पूछा गया था प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। प्रोस्टेट ग्लैंड ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी थोड़ी लंबी चौड़ी कहानी है बेटा, बड़ा फंक्शन क्या है इसके वो याद रखिएगा। सबसे पहले बेटा इसकी लोकेशन क्या होती है, तो इसकी जो लोकेशन है, लोकेशन क्या रहती है बेटा, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ना उसके नीचे रहता है। तो ये लोकेशन क्या है इसकी, बिलो यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, जो मेन मेन पॉइंट है बेटा याद रखिएगा। एक जो होगा
उसके बाद में ये क्या करता है बेटा, इसका मेन काम क्या है वो देखिएगा। ये क्या करता है बेटा, एक फ्लूइड रिलीज करता है। ये क्या करता है, सिक्रीट करता है फ्लूइड। अब उस फ्लूइड का काम क्या है बेटा, वो एल्कलीन होता है, विच इज एल्कलाइन होता है, ठीक है। अब इसका काम क्या है बेटा वो देखिएगा। ये फ्लूइड क्या करता है, फ्लूइड जो इसने रिलीज किया हेल्प्स टू नरिश स्पर्म्स। जो स्पर्म है बेटा उनको नरिश करने में हेल्प करेगा, ठीक है। उनको प्रोटेक्ट भी करेगा, ठीक है। और इसके अलावा एंड न्यूट्रलाइज भी करेगा, न्यूट्रलाइज एसिडिटी, न्यूट्रलाइज करेगा बेटा एसिडिटी ऑफ वेजाइनल ट्रैक्ट, वेजाइनल ट्रैक, ठीक है। क्यों करेगा ऐसा, ताकि आपकी जो स्पर्म है वो सरवाइव कर सके ज्यादा देर तक, ठीक है। अलोइंग स्पर्म टू सरवाइव फॉर लॉन्ग, ठीक है, ज्यादा देर तक वो सरवाइव कर सके। तो ये बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड के फंक्शन थे। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे एक आपको डायग्राम दे रखी है, उसके बाद में लड़की है 15 साल की, उसने बायोलॉजी में पढ़े कुछ टॉपिक्स और उससे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे बेटा मेंस्ट्रुअल के बारे में। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनका बेटा एक एक करके आंसर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बेटा पूछा गया था उसमें ए बी और सी की लेबलिंग करनी थी बेटा। तो आपको पहले हम दिखाते हैं ए बी सी में क्या था, फिर उसकी लेबलिंग करते हैं। तो यहाँ देखिए बेटा, ये पार्ट ए है, तो ये आपका क्या होता है बेटा, ओवेरी होती है, ठीक है। दूसरा पार्ट जो था ये यूट्रस था, यूट्रस था, ठीक है। तीसरा जो सी है बेटा सर्विक्स है, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट में, ए पार्ट में बस इतना ही पूछा गया था, इन तीनों पार्ट्स की लेबलिंग करिए, ठीक है। तो फ्री का 1 मार्क्स था। अब आगे चलते हैं बेटा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पार्ट ए एंड बी इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। पार्ट ए और पार्ट बी का क्या रोल रहता है रिप्रोडक्शन में, उसे एक्सप्लेन करिए। तो जो मेन मेन पॉइंट है बेटा वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर ये मेरे पास था 15, पार्ट बी आ गया। तो ए जो था बेटा वो ओवेरी थी। तो ओवेरी का रोल क्या रहता है वो देखिए। एक तो ये रिलीज करेगा एग को, रिलीज एग, ठीक है। उसके अलावा बेटा फीमेल के सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। सेक्स हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं बेटा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। अब ये दोनों जो हैं हार्मोन का काम क्या है बेटा, ये क्या करते हैं, विच रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक तो ये काम करेंगे और फिर प्रिपेयर करेंगे एंड प्रिपेयर यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा था बेटा बी को, बी पार्ट को एक्सप्लेन करिए। बी पार्ट में जो दूसरा पार्ट था उसमें था यूट्रस, UTRUS, ठीक है। अब यूट्रस का काम क्या होता है बेटा, इम्प्लांट करना जाइगोट को, ठीक है। ये जाइगोट को इम्प्लांट करता है, ठीक है। और इम्प्लांट करेगा फॉर फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है। जितनी बच्चे की डेवलपमेंट होगी ना सारी की सारी यहीं पर होती है, ठीक है। इतना ही काम है इसका बेटा। उसके अलावा क्या करेगा, यहाँ पे इम्ब्रियो डेवलप होगा, वो ग्रो होगा। तो मेन फंक्शन यही था बेटा, जाइगोट जो है उसको इम्प्लांट करेगा फॉर फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका मेन मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए दोनों के क्या थे। नेक्स्ट बोला गया बेटा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सी इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सर्विक्स का क्या काम रहता है वो पूछा गया था बेटा। तो यहाँ देखिए पार्ट सी का क्या रोल है। सबसे पहले देखो बेटा, सर्विक्स जो है ना ये गेटवे है, ठीक है। अब ये गेटवे है बेटा, इसका मेन काम क्या है, ये कैनाल है जो आगे जाके विजाइना में ओपन होता है। तो ओवल्यूशन के टाइम पे जो सर्विक्स है आपका, ये सर्विकल म्यूकस जो होता है बेटा वो थिन हो जाता है, स्ट्रेच होता है, जिससे क्या होता है स्पर्म की एंट्री आपके यूट्रस में होता है। जब ओवल्यूशन का टाइम होता है उस टाइम पे आपका क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ड्यूरिंग ओवल्यूशन, ड्यूरिंग ओवल्यूशन
आपका जो सर्वाइकल म्यूकस होता है, सर्वाइकल म्यूकस जो है बेटा, ये क्या करता है, थिन हो जाता है, बिकम थिन। इससे क्या होगा, अलोइंग एंट्री ऑफ स्पर्म, एंट्री ऑफ स्पर्म इन यूट्रस। ठीक है जी। और फिर दूसरा रूल क्या है बेटा, प्रेगनेंसी के टाइम पे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, जो आपका सर्विक्स है वो टाइटली क्लोज रहेगा, जो आपका सर्विक्स है रिमेन्स टाइटली क्लोज्ड। ठीक है, टाइटली क्लोज रहेगा, क्यों रहेगा, टू प्रोटेक्ट द डेवलपिंग फीटस, ताकि फीटस जो आपका डेवलप हो रहा है ना उसे वो प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा बेटा वो लूज भी हो जाएगा या फिर डायलेट करेगा जब आपका लेबर पीरियड शुरू हो जाएगा, ताकि आराम से बच्चा जो है वो डिलीवरी के लिए बाहर आ सके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या रहेगा, इट डायलेट्स, ठीक है, ड्यूरिंग लेबर। क्यों करेगा बेटा ऐसा, ताकि टू एलो पैसेज ऑफ बेबी। ठीक है जी। अब देखो बेटा इसका काम क्या था, ओवुलेशन के टाइम पे एक तो ये बेटा म्यूकस सर्वाइकल म्यूकस जो होती है ना वो थिन हो जाती है, जिससे स्पर्म की एंट्री करेगा यूट्रस में। दूसरा क्या है, प्रेगनेंसी के टाइम पे ये टाइट रहेगा, ठीक है, ताकि फीटस अच्छे से डेवलप हो पाए, और जब फीटस डेवलप हो जाएगा, बेबी का बर्थ होगा, तो ये ओपन अप हो जाता है एक पैसेज, मतलब रास्ता, ताकि बेबी जो है बॉडी से बाहर आ जाए। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब चलते हैं इसके आर वाले पार्ट पे। पूछा गया व्हाई डज फर्टिलाइजेशन नॉट ऑलवेज लेड टू प्रेगनेंसी, हर बार फर्टिलाइजेशन से प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती, इवन इफ स्पर्म रीच द फैलोपियन ट्यूब, अगर स्पर्म जो है आपका फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच भी जाए। दो साइंटिफिक रीजन दीजिए इसके। ठीक है, अब ये देखो बेटा और वाला पार्ट, अब इसमें मेन बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, कभी कभी हो सकता है आपका जाइगोट जो है, मतलब आपका इसमें लिखा हुआ है स्पर्म जो है फैलोपियन ट्यूब पहुंच गया, आपका जाइगोट बन गया है, तो हो सकता है बेटा जाइगोट जो है वो क्या हो जाए, फेल्स टू इम्प्लांट, वो इम्प्लांट ही नहीं हो पाया। जाइगोट तो बन गया लेकिन यूट्रीन के वॉल्स में इम्प्लांट नहीं हो पाया, फेल्स टू इम्प्लांट इन यूट्रीन वॉल्स। ठीक है, और दूसरा क्या होगा बेटा, बी पार्ट में देखो दो रीजन देने थे इसका। हो सकता है आपका जाइगोट जो है वो सर्वाइव ही नहीं किया, जाइगोट मे नॉट सर्वाइव ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट। ठीक है, इस केस में आपका जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो नेचुरली बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। आफ्टर हैवी रेनफॉल विलेजर ऑब्जर्व दैट ए नियर बाय पॉन्ड वाज कवर्ड विद थिक एल्गल मैट, मतलब एल्गी बड़ी ज्यादा हो गई थी, एंड नियरली ऑल द फिश इन द पॉन्ड डाइड, पॉन्ड के अंदर जितनी फिश थी वो सारी की सारी मर गई। लोकल बिलीव फर्टिलाइजर हैड रन इनटू पॉन्ड, को ऐसा मानते हैं कि फर्टिलाइजर जो था वो पॉन्ड में चला गया। व्हाट इज द बायोलॉजिकल फिनोमिना अकरिंग इन द पॉन्ड, पॉन्ड के अंदर बायोलॉजिकल फिनोमिना एक्चुअल में हो क्या रहा था वो पूछा गया। क्यों जो फिश है वो मरना शुरू हो गई, एक मेजर कोई ऐसा स्टेप बताइए फार्मर को जिससे ये इंसिडेंट बचा सकते हैं वो, और फिर रोल ऑफ डिकम्पोजर क्या रहेगा एल्गम ब्लूम के बाद में। अब यहाँ देखो बेटा एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, पार्ट ए आ गया, वन ले लीजिए। बायोलॉजिकल फिनोमिना कौन सा था बेटा ये, अगर बायोलॉजिकल फिनोमिना की बात करूं तो इस फिनोमिना का नाम था यूट्रोफिकेशन। यू स्पेलिंग लिखना बेटा, TROPHICATION, यूट्रोफिकेशन। ठीक है, अब इस फिनोमिना में क्या होता है बेटा वो देखिएगा। ये एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसमें क्या होता है, आपकी वाटर बॉडीज जो होती है वो ओवरली रिच हो जाती है न्यूट्रिएंट्स के साथ। क्या होता है इसमें, यहाँ पे मेन में बता देता हूँ। जो आपकी वाटर बॉडीज होती है, वाटर बॉडीज गेट ओवरली एनरिच्ड, इनमें ज्यादा हो जाता है बेटा, क्या होता है नाइट्रेट्स, न्यूट्रिएंट्स जो है
वो बढ़ जाते हैं कौन कौन से, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट, एनरिच्ड विद नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। ठीक है, जब इनके अंदर ज्यादा हो जाता है बेटा, उससे क्या होगा, ये न्यूट्रिएंट जो है वो आते कहाँ से बेटा, आपके फर्टिलाइजर से आते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर से। और जब ये ज्यादा हो जाते हैं तो इससे क्या होता है बेटा, ग्रोथ जो एल्गी की वो ज्यादा बढ़ जाती है वाटर सरफेस पे, और एल्गल मैट जो है वो बन जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम भी बोलते हैं। तो अगर ऐसा हो जाएगा बेटा, वो ये आते कहाँ से, दे कम फ्रॉम केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अगर ये ज्यादा हो जाएंगे तो क्या करेंगे बेटा, ये क्या करते हैं, दे इफ दे आर इन एक्सेस, तो ये क्या करते हैं बेटा, प्रमोट करते हैं, दे प्रमोट्स दी रैपिड ग्रोथ। इससे एल्गी बड़ी जल्दी बढ़ती है, रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी, एल्गी ऑन वाटर सरफेस, पानी के सरफेस पे एल्गी जो है बड़ी जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मिंग, और क्या बना लेगी बेटा, एल्गल ब्लूम। ठीक है, तो पहले यही पूछा गया था बेटा कि बायोलॉजिकल फिनोमेना क्या है जो पॉन्ड में हो रहा है। दूसरा पूछा गया क्यों जो फिश थी वो मरने शुरू होगी, और फिर उसको कैसे रोका जाए। ठीक है, अब फिश क्यों मरने शुरू हो जाएंगे बेटा, वो देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा गया था ये। फिश मरने का कारण क्या है बेटा, जब एल्गी ज्यादा बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वो मरेंगी, जब उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी। अब जब वो मरेंगे तो फिर वो डिके होंगे। ठीक है, अब उनकी जब डिकम्पोजिशन होगी तो उसे कौन करेगा, बैक्टीरिया करेगा। और बैक्टीरिया जो होता है वो ऑक्सीजन, जो एक्वेटिक ऑक्सीजन थी उसको बड़ा ज्यादा इस्तेमाल करेगा। ऑक्सीजन का जो लेवल है पानी के अंदर वो ड्रॉप करेगा, फिशेस के लिए कम पड़ना शुरू हो जाएगी, और आपकी मछलियां जो है वो मरना शुरू हो जाएंगी सफोकेशन की वजह से। ठीक है, इसको बचाने के लिए क्या करना होता है बेटा, फार्मर जो है कोशिश करें कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही इस्तेमाल करें, और जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसको ना ही इस्तेमाल करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा पार्ट बी में फिशेस क्यों मर रही थी वो देखो बेटा, इसका रीजन क्या है, जब आपके एल्गे जो है, व्हेन एल्गे ग्रोज एक्सेसिवली, जो बड़ा ज्यादा बढ़ जाएंगी, फिर वो मरेंगे, दे डाई। ठीक है, और बिगन टू डिके, खत्म होना शुरू हो जाएंगे, बिगन टू डिके। अब डिके कौन करेगा उनका बेटा, डिकम्पोजिशन कौन करेगा, बैक्टीरिया करेगा। तो जो डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन प्रोसेस है इज कैरिड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, अब बैक्टीरिया क्या करेगा बेटा, बैक्टीरिया यूज करेगा या फिर कंज्यूम करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ एक्वेटिक ऑक्सीजन। ठीक है, उससे क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल जो है ये ड्रॉप करेगा। ठीक है जी, इससे क्या होगा, आपकी फिश जो है वो मरना शुरू हो जाएंगी, डाई ड्यू टू सफोकेशन। ठीक है, तो फिशेस क्यों मरेंगी बेटा, उसका रीजन बता दिया। मेजर क्या था, इसको कैसे बचाना है, उसके लिए क्या बोलेंगे बेटा, यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है, या फिर क्या करना है बेटा, आपको जो वेस्ट है, आपको जो फर्टिलाइजर है वो पॉन्ड वगैरह में नहीं जाना चाहिए, मतलब लोकल जो नियर बाई वाटर बॉडीज है ना, वहां नहीं जाना चाहिए, उसको वहां पे जाने से रोकना चाहिए। ठीक है, आगे देखो बेटा थर्ड पार्ट में, व्हाट रोल डू डिकम्पोजर प्ले आफ्टर द एल्गल ब्लूम अकर। तो डिकम्पोजर का क्या रोल रहेगा जब एल्गल ब्लूम हो गया, तो बेटा जब एल्गल ब्लूम हो गया तो डिकम्पोजर जो होंगे वो क्या करेंगे, डेड एल्गी को डिकम्पोज करेंगे बायोमास में। तो क्या होगा बेटा, जो डेड एल्गी है, डेड एल्गे को
डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोज कर देंगे, किसमें कर देंगे? बायोमास में। ठीक है, ये मेन पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं बेटा इसके और पार्ट पे। चलते हैं बच्चों और पार्ट में। फॉसिल सर्व एज इंपॉर्टेंट टूल फॉर ट्रेसिंग एवोल्यूशन। सबसे पहले फॉसिल को डिफाइन करिए। तो पार्ट ए में क्या बोला गया था बेटा? फॉसिल को डिफाइन करिए। तो मेन बता देता हूँ बेटा पॉइंट क्या होते हैं। फॉसिल्स जो होते हैं इनको बोलते हैं फॉसिल्स आर रिमेन्स, किसके रिमेन्स थे? प्लांट्स के। ठीक है, प्लांट्स हो गया बेटा, एनिमल्स हो गए, ठीक है, या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म के, अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फ्रॉम द पास्ट। आपके पास्ट में जो प्लांट थे, एनिमल या दूसरा ऑर्गेनिज्म थे, उनके जो रिमेन्स अवशेष बचे हुए हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? फॉसिल बोलते हैं। आगे पूछा गया था बताइए कैसे फॉसिल जो है वो रिलेटिव एज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की रिलेटिव एज ढूंढने में मदद करता है। इसे एक्सप्लेन करना है। तो इस प्रोसेस का नाम जो रहता है बेटा, हाँ एक्सप्लेन ही करना था बेटा। अब देखो होता क्या इसमें, फॉसिल जो होते हैं ना वो डीप लेयर में होते हैं, मतलब एक के बाद एक लेयर इस तरह से होती है। इसका रीजन क्या है कि जो नई लेयर जो होती है सेडिमेंट की वो ओल्डर के ऊपर बनी होती है इन सीक्वेंस ओवर टाइम, मतलब पहले एक लेयर आई उसके ऊपर दूसरे, उसके ऊपर दूसरे, इस तरह से वो डिपॉजिट होते हैं। अब बेटा चेक करके कि कौन सा फॉसिल जो है कितनी डेप्थ में है, साइंटिस्ट जो है वो रिलेटिव एज का ऑर्गेनिज्म का पता लगा लेते हैं, उसकी एग्जैक्ट एज का छोड़ के, मतलब एग्जैक्ट ही नहीं पता चलती, रिलेटिव एज का पता चलता है। और इस प्रोसेस का नाम होता है बेटा कार्बन डेटिंग, कहते हैं ना, कार्बन डेटिंग। ठीक है, इसमें वो एक्सप्लेन करना आपको ये कैसे होता है। नेक्स्ट बेटा मेंशन एनी टू इन्फ्लुएंसेस अबाउट एवोल्यूशन फ्रॉम फॉसिल स्टडी। फॉसिल स्टडी से दो इन्फ्लुएंस बताइए एवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, सबसे पहला, फॉसिल स्टडी सजेस्ट दैट सिंपलर फॉर्म ऑफ लाइफ एग्जिस्टेड अर्लियर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो फॉसिल स्टडी से ये पता चलता है कि पहले जो लाइफ थी वो सिंपल थी। यहाँ लिख देता हूँ बेटा मेन चीजें, सिंपलर फॉर्म में थी लाइफ, सिंपलर फॉर्म, और अब जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है लाइफ की, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है? एवोल्यूशन। पहले सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ थी, अब थोड़ी कॉम्प्लेक्स है बेटा, तो इसका मतलब विद टाइम यहाँ पे एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, और दूसरा क्या बोलता है बेटा? दे आल्सो रिवील ट्रांजिशनल फॉर्म बिटवीन मेजर ग्रुप ऑर्गेनिज्म, देयर सपोर्ट द आइडिया दैट, उसमें देखो बेटा उसके बाद में कुछ जो ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म है उनमें ट्रांजिशन भी हुई है, चेंजेस भी हुई है। क्या हुआ बेटा? ट्रांजिशन भी हुआ है विद टाइम, ट्रांजिशन विद टाइम। तो ये भी रिवील करता है बेटा कि यहाँ पे एवोल्यूशन हुआ था फॉसिल स्टडी से विद टाइम। ठीक है, आगे देखिए पार्ट डी में ट्रांजिशनल फॉसिल जो है जैसे आर्कियोपेट्रिनिक्स सपोर्ट एवोल्यूशन, ये एवोल्यूशन को कैसे सपोर्ट करता है। अब देखो बेटा कुछ फॉसिल ऐसे है ना जो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक, दो अलग अलग ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक हमें बताते हैं। ठीक है, जैसे आर्किपेट्रिक्स जो है ये ट्रांजिशन फॉसिल है। अब इसके अंदर देखो बेटा दो और अलग अलग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर हैं, जैसे रेप्टाइल के हैं, रेप्टाइल्स के फीचर हैं इसमें। ठीक है, उसमें कौन कौन सा आता है? जैसे जॉज हैं, जबड़े हो गए, एंड टीथ। ठीक है, और दूसरे इसमें वर्ड्स वाली फीचर है, एवियन फीचर है, एवियन फीचर्स मतलब वर्ड्स वाले, है ना। एवियन फीचर जैसे आ गया आपके फीदर्स आ गए, फीदर्स एंड विंग्स। अब यहाँ से क्या पता चलता है बेटा? ऐसे फॉसिल से ये एविडेंस मिलता है कि जो एवोल्यूशन जो है वो इंटरमीडिएट फॉर्म से आया है ना, चेंज अकर थ्रू इंटरमीडिएटेड फॉर्म। तो ये डी पार्ट था बेटा इसका। और नेक्स्ट है ई पार्ट, ड्राई लेबल डायग्राम शोइंग फॉसिल फॉर्मेशन इन सेडिमेंट्री रॉक लेयर। ठीक है, तो एक लेबल डायग्राम बनानी थी फॉसिल फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक लेयर में। तो ये थोड़ा टिपिकल सा पार्ट पूछा गया था, इसके ऊपर वाला पार्ट आसान था। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सेक्शन बी पर जो केमिस्ट्री पर बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, विच आर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट फॉर टर्मरिक पेपर। तो टर्मरिक पेपर के लिए इनमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन सही है? टर्न्स रेड इन एसिड एंड येलो इन बेस, टर्न्स येलो इन एसिड एंड रेड इन बेस, टर्न ब्लू इन बेस एंड रेड इन एसिड, टर्न ग्रीन इन बेस एंड येलो इन एसिड।
तो मैं आपको बेटा बता दूं कि टर्मरिक के केस में चेंज इन कलर कैसा होता है बेटा। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 17। टर्मरिक जो है मैं डिटेल में बता देता हूँ बेटा। टर्मरिक इज ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। इट इज ए नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। उसका चेंज इन कलर कैसा बेटा, अगर आप इसको एसिड में डालोगे तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। एसिड में नो चेंज, और बेस में क्या होता है, टर्न्स रेडिश ब्राउन, और बेस में रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से चलेंगे बेटा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है मेरा। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, टर्न्स येलो इन एसिड एंड रेड इन बेस। तो ये वाला ऑप्शन ठीक है बेटा। टर्मरिक येलो कलर का होता है तो चेंज इन कलर नहीं होता है एसिड में, तो येलो ही रहेगा, और रेड कलर का हो जाएगा बेस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट CO2 करेक्टली। इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड को करेक्टली कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ देखो बेटा, आपको बता देता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है ना, उसमें कार्बन सेंटर में होना चाहिए। तो कार्बन सेंटर यहाँ पे है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ देखो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ऑटोमोस्ट शेल में, तो 2 यहाँ शेयर करा, 2 यहाँ पे। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन विच आर द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर नॉट फॉर्म्ड। जब ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो ब्राइन क्या होता है बेटा, पहले ये बताना चाहिए। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड, इसी को बोला जाता है बेटा ब्राइन, ठीक है। इसकी सोल्यूशन को ब्राइन बोला जाता है। तो जब बेटा ब्राइन का हाइड्रोलिसिस होता है, सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस होता है ब्राइन का, तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, इनमें से ऑप्शन जो बी आएगा, कहाँ गया, ऑक्सीजन गैस एट एनोड। एनोड पे ऑक्सीजन गैस नहीं बनती है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट। तो अगर आपने ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा होगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक आएगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विच आर द फॉलोइंग इज एन एल्केन। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था बेटा कि इनमें से एल्केन जो है वो कौन सा है। C3H6 ये भी नहीं है, C4H10, C2H2, C5H8। एल्केन का फॉर्मूला कहता है CnH में 2n+2। तो वो फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो ऑप्शन बी इसमें ठीक बैठता है, ठीक है। आगे देखिए बेटा, द रिएक्शन, आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखा है बेटा। लेड नाइट्रेट है, हीट किया तो लेड ऑक्साइड बना, प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो ये किसकी एग्जांपल थी, कॉम्बिनेशन की थी, बिल्कुल नहीं। रिडॉक्स एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। ये ऑप्शन आ गया रिडॉक्स रिएक्शन का, जिसमें रिडक्शन भी है, ऑक्सीडेशन भी है, और डीकम्पोजिशन तो है ही है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्जेंट। इनमें से कौन सी जो है वो डिटर्जेंट की प्रॉपर्टी नहीं होती है। वर्क्स इन हॉट वाटर, वो तो हमें पता है बेटा, ये ऑप्शन ठीक है। बायोडिग्रेडेबल इन ऑल द केसेस, ऐसा हर बार नहीं होता है, फिलहाल इसको रखते हैं ऑप्शन में। यूज्ड इन एसिडिक मीडियम, ये वाला ऑप्शन भी ठीक है। और प्रोड्यूस मोर लेदर देन सोप, और सोप से ज्यादा झाग प्रोड्यूस करता है, ये भी ठीक है। ये 3 ठीक है। ये वाला ऑप्शन जो है ये इसमें ठीक नहीं बैठ रहा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर को लेकर इनमें से कौन सी बात जो है वो इनकरेक्ट है। इट इज यूज्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, ये भी ठीक है। डिसइंफेक्टिंग, ये तो इसकी मेन प्रॉपर्टी है बेटा। और एक क्लोरीन रिलीज करता है जब एयर में एक्सपोज किया, ये भी ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम, ये वाला ऑप्शन इसका गलत है ना। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये ऑप्शन इसका ठीक आएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24, जो आपका असर्शन रीजन पर बेस्ड है, ठीक है। अब देखिए, फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट, असर्शन ए एंड रीजन आर। आंसर द क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। अब यहाँ पे पहला असर्शन क्या है बेटा, आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। आयनिक कंपाउंड आर फाउंड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन oppositely charged ion which require large amount of energy to break। तो यहाँ देखो बेटा, आयनिक कंपाउंड जो कैसे बनते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज। तो ऐसे ही होता है बेटा, इलेक्ट्रो जो आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जब आपस में मिल जाते हैं ना। तो ये वाला ऑप्शन भी इसका ठीक है। तो मतलब असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, और यही इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो मतलब ऑप्शन ए जो है इसका फिट बैठेगा इसमें, ठीक है।
अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैच द कंपाउंड, मुझे इनको मैच करना है। कॉलम ए में दे रखा है इथेनॉल, उसके आगे है यूज्ड एज सॉल्वेंट इन मेडिसिन, यूज्ड इज विनेगर फॉर फूड, और फिर है हाइड्रोजन फॉर इथेन और यूज्ड इन सोप्स। तो यहाँ देखो बेटा इथेनॉल जो होता है वो एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल किया था मेडिसिन में, ये इसके लिए फिट बैठेगा। इथेनोइक एसिड जो है वो विनेगर का काम करता है फूड में, ये भी बेटा ठीक है इसके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलिए बेटा सी पार्ट में क्या है, इथीन हाइड्रोजनेशन में इस्तेमाल होता है, ये भी ठीक है। और फिर सोडियम इथोनेट, ये तो सोप में इस्तेमाल होता है, ये भी ठीक है। तो मतलब ए का ऑप्शन फर्स्ट, बी का सेकंड, और यहाँ पे सी का थर्ड और डी का फोर्थ, ये यहाँ पे ठीक आएंगे ना, मैच द कंपाउंड विद देयर रिएक्शन एंड यूसेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं बच्चों। तो 26 क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इनके केमिकल नेम भी बताइए और मुझे फॉर्मूला भी बताना है इन कंपाउंड का। ठीक है, तो ये मैं आपको लिख के दिखाता हूँ बेटा। तो सबसे पहले ऐसे यहाँ पे लिखा गया है मेरे पास बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 26। तो सबसे पहले लिखा गया था बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और केमिकल नेम इसका जो रहता है बेटा वो होता है सोडियम, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद में नेक्स्ट था बेटा वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला बेटा वो होता है सोडियम कार्बोनेट, और इसमें 10 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, और जो केमिकल नेम है इसका वो है बेटा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और 10 मॉलिक्यूल है वाटर के, तो बोलेंगे डेका हाइड्रेट। ठीक है ना बेटा, क्लियर है ये भी। नेक्स्ट पूछा गया था, यहाँ देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बोला गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बेटा जो फॉर्मूला रहता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट, और हाफ मॉलिक्यूल रहता है वाटर का। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, और साथ में आ गया हेमी, हाफ को बोलते हैं बेटा हेमी हाइड्रेटेड। ठीक है ना, क्लियर है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 26 हो गया क्लियर बेटा। और ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में पूछा गया था। ये स्टूडेंट क्लेम्स, एक बच्चा है क्या क्लेम करता है कि गोल्ड इज द बेस्ट मेटल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। गोल्ड जो है सबसे अच्छा मटेरियल है इलेक्ट्रिकल वायर बनाने के लिए। डू यू एग्री, क्या आप इससे एग्री करते हो। जस्टिफाई विद 2 साइंटिफिक रीजन, और इसमें 2 साइंटिफिक रीजन मुझे देने हैं। तो सबसे पहले बेटा नो, इसका हम एग्री नहीं करते। जस्टिफिकेशन क्या है बेटा वो देखिए, जो गोल्ड होता है ना ये गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी तो है, लेकिन ये बड़ा एक्सपेंसिव है जिसके लिए हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, फिर देखिए बेटा दूसरा, कॉपर और एल्यूमिनियम जो होते हैं वो उनको हम प्रेफर करते हैं क्योंकि वो गुड कंडक्टर भी हैं लेकिन सस्ते भी हैं और ज्यादा डक्टाइल हैं, मतलब उनकी वायर्स जो है वो ज्यादा लंबी बन जाएंगी। तो इसलिए बेटा इन 2 रीजन की वजह से हम इसको जस्टिफाई करेंगे, साइंटिफिक रीजन ये रहेंगे। तो मैं यहाँ पे रीजन आपको लिख देता हूँ 27, क्वेश्चन नंबर 27। तो सबसे पहले पूछा गया कि आप इस स्टेटमेंट से एग्री हो, तो बिल्कुल नहीं है। फिर उसकी पूछी गई थी जस्टिफिकेशन, ये आएगी बेटा इसकी जस्टिफिकेशन। थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। तो पहला हम लिखेंगे बेटा, 2 रीजन पूछे थे। गोल्ड जो है वो गुड कंडक्टर तो है ही है, इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट मोर एक्सपेंसिव, ये महंगा है इस वजह से हम इसको यूज नहीं कर सकते। दूसरा बेटा जो एल्यूमिनियम एंड कॉपर होता है, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, आर आल्सो गुड कंडक्टर, ये भी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, और ये चीपर भी हैं, सस्ते भी हैं, और ज्यादा डक्टाइल भी है, एंड मोर डक्टाइल। ठीक है जी, हो गया क्लियर क्वेश्चन नंबर 27। अब इसके और पार्ट में कुछ पूछा गया था बेटा, तो और पार्ट में देखिए क्या पूछा था, व्हेन ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट क्रिस्टल इज हीटेड इट लूज वाटर एंड चेंज कलर।
बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए इसके लिए। और दूसरा, व्हाई इज दिस एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जांपल क्यों है। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ करते हैं बैक साइड में, इसका आर पार्ट था 27 का। सबसे पहले बेटा केमिकल रिएक्शन पूछी थी, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है बेटा, ये आ गया आपका फेरस सल्फेट 7H2O, 7 मॉलिक्यूल होते हैं पानी के, ठीक है। अब इसको जब हीट करो तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड और प्लस 14 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये इसकी केमिकल रिएक्शन आ गई। बी पार्ट में क्या पूछा गया था बेटा, यहाँ देखते हैं कि व्हाई इज दिस, ये थर्मल डिकम्पोजिशन की एग्जाम्पल क्यों है। अब उसका देखिए बेटा रीजन क्या है, इट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हीट जो है उसकी वजह से ब्रेक डाउन होती है कंपाउंड की, कॉज हीट जो है वो कॉज करती है ब्रेक डाउन ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड की जो ब्रेक डाउन है वो हीट की वजह से हो रही है, इसलिए बेटा ये थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 28। रवि ऑब्जर्व्ड वर्कर्स अप्लाइंग ए व्हाइट सब्सटेंस, रवि ने क्या देखा कि जो वर्कर है वो कुछ व्हाइट कलर का सब्सटेंस जो है दीवारों पे लगा रहे हैं उसके घर की ड्यूरिंग रेनोवेशन, जब उसके घर में काम चल रहा था। ही लर्नड, उसने क्या सीखा, दैट he learned that this process is called whitewashing and involve the use of quicklime। इस प्रोसेस को व्हाइट वॉशिंग कहते हैं और इसमें क्यूक्लाइम का इस्तेमाल होता है। वर्कर ने क्या किया, पानी को मिक्स किया क्यूक्लाइम के साथ, सोल्यूशन बनाया, फिर उसको लगा दिया दीवारों पे ना। ओवर टाइम, जैसे टाइम बीता गया तो फ्रेशली अप्लाइड कोटिंग डेवलप विद शाइनिंग व्हाइट अपीयरेंस, तो जो उसने दीवार पे पेंट किया था आपका क्यूक्लाइम का, तो वो और शाइन करना शुरू हो गया। सबसे पहले केमिकल नेम और फॉर्मूला क्या है क्यूक्लाइम का वो लिखना है बेटा। फिर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस, किस तरह की रिएक्शन होती है ये वो भी बताना है। और व्हाइट इज अ कोटिंग ऑफ व्हाइट वाश ऑन वॉल टर्न शाइनी आफ्टर फ्यू डे, थोड़े दिन के बाद जो व्हाइट वाश था वो इतना शाइन करना क्यों शुरू हो गया, ठीक है। तो एक एक करके इसका आंसर देते हैं बेटा। अब यहाँ देखिए सबसे पहले पूछा गया था केमिकल नेम और फॉर्मूला ऑफ क्यूक्लाइन, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 28। देखो बेटा यहाँ पे इसका केमिकल नेम है, क्या पूछा गया, केमिकल नेम एंड फॉर्मूला। केमिकल नेम है इसका बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और फॉर्मूला रहता है COCaO, कैल्शियम ऑक्साइड। एक हो गया, बिल्कुल आसान सा काम था बेटा। आइडेंटिफाई करना था कि किस तरह की केमिकल रिएक्शन इसमें होती है। अब इसमें जो रिएक्शन होती है बेटा वो होती है मेरे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। किस तरह की रिएक्शन होती है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया दो। तीसरा देखिए, वाई डज, ऐसा क्यों है कि कोटिंग जो थी वो शाइन करना शुरू होगी थोड़े दिन के बाद। अब उसका रीजन क्या है बेटा, जो शाइनी परनेस थी या फिर शाइनी क्यों दिखना शुरू हो गया, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो आपका स्लेक्ड लाइम था, ठीक है, वो सॉरी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्लेक्ड लाइम में, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा हुआ क्या कि आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ये था ना कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें पानी मिलाया तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब ये हवा में एक्सपोज होता है या थोड़े दिन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, और इस वजह से ये शाइन करते हैं, ठीक है। क्लियर है ये। अब चलते हैं बेटा आगे इसके और पार्ट में क्या बोला गया, व्हाट केमिकल रिएक्शन अकर व्हेन क्यूक्लाइम इज मिक्स्ड विद वाटर, जब क्यूक्लाइम को पानी के साथ मिलाओ तो कौन सी रिएक्शन होती है, फिर उसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है आपने। तो और पार्ट में बड़ा आसान सा काम था बेटा। तो यहाँ पे देखो जो रिएक्शन होती है बेटा वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या होती है बेटा, यहाँ देखो ये आगे कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्यूक्लाइन प्लस वाटर पानी में मिलाया तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस हीट बनती है, ठीक है। और ये रिएक्शन कैसी रहती है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट भी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है जी। क्लियर है बेटा। जो क्वेश्चन नंबर 28 था ये 4 मार्क्स में पूछा गया था, एकदम आसान सा काम था। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना के दिया हुआ है।
फिर कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, आइडेंटिफाई द रोल ऑफ कोक एंड लाइमस्टोन इन द ब्लास्ट फर्नेस। ये ब्लास्ट फर्नेस है, ये हेमाटाइट आयरन का और होता है, ये कोक आ गया, उसके बाद में लाइमस्टोन है, फिर ये स्लैग है, उसके बाद में हॉट एयर, उसके बाद में मोल्टन आयरन। इस तरह से कुछ आपको ब्लास्ट फर्नेस दे रखे हैं। रोल पूछा गया था, कोक का क्या रोल है, लाइमस्टोन का क्या है। फिर बैलेंस केमिकल क्वेश्चन पूछेगी बेटा, जो रिएक्शन हो रही है बॉटम ऑफ द फर्नेस में, ठीक है, यहाँ पे हो रही है जो, वाई इज कार्बन मोनोऑक्साइड फाउंड, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ही क्यों बनी, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं बनी, और स्लैग का नाम क्या है जो बनेगा, और ये मोल्टन आयरन से हल्का क्यों होता है, इसका एक इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या है वो बताइए। तो एक एक करके देखिए बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कोक का रोल पूछा गया और लाइमस्टोन का पूछा गया था, ब्लास्ट फर्नेस में क्या रोल है। तो यहाँ देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 है। तो कोक का जो रोल है बेटा, ये रिड्यूसिंग एजेंट का होता है। कोक जो है वो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, याद रखिएगा, कोक जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड ही नहीं बनाता। उसके अलावा बेटा जो आपके पास पूछा गया था लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का रोल क्या है यहाँ पे, ये भी याद रखिएगा, ये इम्प्यूरिटीज रिमूव करता है, रिमूव इम्प्यूरिटीज। ठीक है जी, पार्ट ए हो गया क्लियर। यहाँ देखो बेटा, पार्ट बी में बैलेंस केमिकल क्वेश्चन लिखनी थी फॉर द रिएक्शन अकरिंग एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस। जो रिएक्शन यहाँ पे हो रही है उसको लिखिए बेटा। तो यहाँ देखो हेमाटाइट आयरन का और होता है ना, तो आयरन की रिएक्शन हो रही है बेटा, तो ये आ गया आपके पास आयरन ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो बन जाएगा 2 टाइम आयरन प्लस 3 टाइम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शन हो रही थी टोटल यहाँ पे। पार्ट सी पे देखिए बेटा क्या है, वाई इज कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म, कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों बनी थी, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं बनी। तो इसका जवाब क्या है बेटा, क्योंकि टेम्परेचर बड़ा हाई है, तो हाई टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रिड्यूस कर जाती है खुद ब खुद किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो यहाँ पे लिखें बेटा, एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है गेट रिड्यूस्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर इसकी रिएक्शन आपने देखनी है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा 2 टाइम कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये भी क्लियर है। डी पार्ट में पूछा गया स्लैग का नाम क्या है जो बनेगा, और ये हल्का क्यों है, मोल्टन आयरन से। अब यहाँ देखो बेटा, जो स्लैग इसमें बनेगा बेटा, यहाँ देखिए स्लैग बनेगा, वो बनेगा कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड का, और ये हल्का क्यों है, लाइटर देन मोल्टन, मोल्टन आयरन से हल्का क्यों है, मोल्टन आयरन कॉज लोअर डेंसिटी, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है वो बड़ी लो है। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए बेटे, इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या है इस एक्सट्रैक्शन का। ठीक है जी, तो इन्वायरमेंट से क्या नुकसान हो सकता है बेटा, इसका कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन। ठीक है, ये इसमें से निकल रही है, ये इसका एनवायरमेंटल कंसर्न है। क्वेश्चन में 29 है बेटा, 5 मार्क्स में पूछा गया, एकदम आसान सा काम। अब इसमें और पार्ट में भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, चॉइस भी दी थी। सबसे पहले बेटा सब क्या पूछा गया था, फॉर्मेशन बताइए मुझे, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन सोप इज यूज्ड इन हार्ड वाटर। जब सोप को हार्ड वाटर में इस्तेमाल करते हैं, स्कम की फॉर्मेशन कैसे होती है वो मुझे बताना है। फिर पूछा गया केमिकल क्वेश्चन लिखिए सोप और कैल्शियम आयंस के बीच में जो होती है। दो, डिटर्जेंट जो है वो क्यों प्रेफर किए जाते हैं हार्ड वाटर में ओवर सोप, ये। और फिर डायग्राम बनानी थी बेटा मिसेल की, और बताना था वो कैसे हेल्प करता है डर्ट को साफ करने में। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं बेटा। तो अब चलेंगे हम और पार्ट में। यहाँ देखो बेटा, पार्ट ए में क्या पूछा गया था कि फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन सोप इज यूज्ड इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर जब इस्तेमाल करो सोप को, तो स्कम क्यों बनता है, क्योंकि सोप जो है उसका रीजन क्या है बेटा, कि सोप जो है ये रिएक्ट करेगा विद कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। कैल्शियम जो इम्प्यूरिटीज होती हैं उसके अंदर, मैग्नीशियम ये इम्प्यूरिटीज होती है हार्ड वाटर में, इनके साथ रिएक्ट करेगा आयंस के साथ टू फॉर्म स्कम। ठीक है, आजकल तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड पूछा जाता है बेटा, तो जितनी ज्यादा नॉलेज होगी इतने अच्छे से इनको सॉल्व कर पाओगे। फिर केमिकल क्वेश्चन पूछी गई थी सोप की और कैल्शियम आयंस की। ठीक है, तो अब इसकी केमिकल रिएक्शन क्या है बेटा वो देखिएगा। सबसे पहले लंबा सा फॉर्मूला होता है सोप के मॉलिक्यूल का, C17 होते हैं, H35 होते हैं, फिर COO, और ये आ गया सोडियम, ये कैल्शियम आयन आ गया बेटा, Ca2 पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ देखो बेटा,
अभी ये अपने साथ कैल्शियम जोड़ लेगा तो C17 रहेंगे, H35 रहेगा, COO, यहाँ पे 2 टाइम आएगा, ये Ca कैल्शियम प्लस 2 सोडियम आयंस, और यहाँ पे भी 2 लगाना। ठीक है, लंबी चौड़ी रिएक्शन है, याद करनी पड़ेगी। थर्ड पार्ट में वो लगे बेटा, डिटर्जेंट क्यों प्रेफर किया जाता है ओवर सोप इन हार्ड वाटर। उसका रीजन क्या है बेटा, डिटर्जेंट जो होते हैं वो हार्ड वाटर में ज्यादा प्रेफर करते हैं बेटा, क्योंकि वो हार्ड वाटर में, क्या क्वेश्चन था, सजेस्ट बाय डिटर्जेंट प्रेफर्ड ओवर सोप इन हार्ड वाटर। डिटर्जेंट जो होते हैं प्रेफर किए जाते हैं हार्ड वाटर में, उसका रीजन क्या होता है बेटा कि इंप्योरिटीज जो होती है ना, कैल्शियम मैग्नीशियम के आयंस, उनको खत्म करने में ज्यादा डिटर्जेंट जो है वो इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए हार्ड वाटर में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मतलब उनको हटाने के लिए जो डिटर्जेंट आपका ज्यादा वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका पार्ट सी। फिर बेटा पार्ट डी में बोला गया था मिसेल की डायग्राम बनाइए, ये तो आप सबको आती होगी, फिर भी दिखा देता हूँ बना के थोड़ी सी। ये ऐसे टेल जाएगी, ये आपका हेड बनेगा, ये टेल हेड, ये टेल जा रही है, हेड आ रहा है, फिर ऐसे ऐसे, ये ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये आपकी आ गई मिसेल की डायग्राम। अब ये आपका जो हेड होता है ना, ये होता है बेटा हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक होता है, और टेल जो होती है आपकी ये होती है बेटा हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा हाइड्रोफोबिक आपकी टेल होती है और हाइड्रोफिलिक आपका हेड होता है। ये क्लियर है बेटा, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं। अब चलते हैं बेटा सेक्शन सी में, जिसमें फिजिक्स पूछी गई थी। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 30। क्या लिखा है यहाँ पे, स्टडी द करंट वोल्टेज ग्राफ फॉर 3 रजिस्टर, 3 रजिस्टर है बेटा R1 R2 R3, और इनके लिए IV ग्राफ मुझे दे रखा है, उनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है वो मुझे फॉलो करनी है। अब यहाँ देखो बेटा करंट ऊपर की तरफ है, वोल्टेज नीचे की तरफ है। जो रेजिस्टेंस जितना करंट की तरफ होगा मतलब उसमें उतना ज्यादा करंट चल रहा है, करंट ज्यादा चलने का मतलब उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, है ना। तो करंट से जितना दूर होगा रेजिस्टेंस इतना ही हाई है, मतलब R3 का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, फिर R2 का, फिर R1 का। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखिए बेटा, लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म एन इमेज ऑन लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। स्क्रीन को क्या बोला जाता है बेटा, ये तो फ्री का एक नंबर है, रेटिना। फिर नेक्स्ट जो था बेटा वो सर्शन रीजन मुझे पूछे गए, तो आइए सर्शन रीजन पढ़े और फिर उनको सॉल्व करें। तो देखिए बच्चों सर्शन रीजन क्या पूछा गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल ठीक है, ये तो सबने पढ़ा होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है इमेजिनरी लाइन होती है, और जो टेंजेंट होती है किसी पॉइंट को डायरेक्शन देती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, ये भी ठीक है, सर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। एक बच्चा जो है वो अपने फादर के चश्मे के साथ खेल रहा था, तो बर्ट ए होल इन ए पीस ऑफ पेपर। उसने क्या किया, पेपर पे कागज के टुकड़े पे आग लग गई, आग लगने से यहाँ फिर वो जल गया, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, बाय फोकसिंग स्मॉल इमेज ऑफ द सन ऑन इट। क्यों जल गया बेटा, क्योंकि सूरज की उसके ऊपर इमेज बन गई थी। अब देखो बेटा सूरज की इमेज बनी वो रियल इमेज बनी है ना। व्हाट डिफेक्ट ऑफ विजन हिज फादर इज सफरिंग फ्रॉम, उसके फादर को कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन है। रे डायग्राम बनाइए इमेज बताने की जो डिफेक्टिव आई की, और फिर उसके बाद में लेंस लगाने से ठीक हो जाएगा वो भी बताइए। फिर पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, उस लेयरी मसल जो होता है अकोमोडेशन में कैसे हेल्प करता है। देखो बेटा उसके पापा को जो डिफेक्ट था, अब देखो बेटा जो इमेज बनी है वो रियल इमेज बनी है सन की, है ना। तो रियल इमेज किस में बनती है बेटा, कन्वेक्स लेंस के केस में बनती है। ठीक है, अगर कन्वेक्स लेंस यूज किया है तो इसका मतलब उसको जो बीमारी है उसके पापा को वो है बेटा लॉन्ग साइडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया। तो कौन सी बीमारी थी, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अब मुझे रे डायग्राम बनाना है बता, रे डायग्राम बताना था, बताने के लिए इमेज फॉर्मेशन हमारे डिफेक्टिव आई, अगर आई में डिफेक्ट है तो कैसे बनेगी बेटा इसकी रे डायग्राम। तो अगर बेटा डिफेक्टिव है तो फिर इस केस में जो आपकी इमेज है वो बनती है बिहाइंड रेटिना। ठीक है, मैं यहाँ इमेज बना के नहीं दिखाऊंगा, बता देता हूँ बेटा कि रेटिना के पीछे बनेगी। और अगर हम क्या करेंगे कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे तो फिर से किस पे बनना शुरू हो जाएगी, रेटिना बनना शुरू हो जाएगी। ये डायग्राम आपने बनानी है बेटा। ठीक है, आगे देखिए बेटा पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है, सिलियरी मसल्स जो होते हैं वो अकोमोडेशन में कैसे हेल्प करते हैं। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है बेटा वो आपको बता देता हूँ। पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब क्या है, एबिलिटी ऑफ आई, ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 33 का आर पार्ट, है ना, और वाला पार्ट था। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन मुझे पूछा गया था बेटा, पूछा गया था व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन।
ये तो वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या होता है बेटा, एबिलिटी ऑफ आई, हमारी आंखों की जो क्षमता है, एबिलिटी ऑफ आई लेंस कि वो एडजस्ट कर लेता है, टू एडजस्ट फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ को खुद ही एडजस्ट कर लेता है बेटा ऑफ इट्स ओन, है ना, ताकि हम क्या कर सके, दूर की और नजदीकी चीजें आराम से देख सके, ठीक है। इसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, सिलियरी मसल्स का इसमें क्या रोल रहता है, कैसे हेल्प करता है। तो सिलियरी मसल्स जो होते हैं आपके, वो कैसे हेल्प करते हैं वो सुनिएगा बेटा, ठीक है। अब इसमें दो केस है। जब हम क्या करते हैं बेटा, नियर बाय ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। जब हम क्या करते हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखना होता है, तो हमारे सिलियरी मसल जो है, सिलियरी मसल्स जो हैं, ठीक है, मसल्स SCLES मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं, एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। उससे क्या होता है बेटा, हमारा जो आई लेंस है, आई लेंस ये क्या बनता है, थिक हो जाता है, बिकम थिकर, ठीक है। अब ये थिक हो गया, इससे क्या होगा बेटा कि फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज करेगी, और फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है जी। फोकल लेंथ क्या होगा बेटा आपकी यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी, और ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो रेटिना पे बन जाएगी। इसी तरह से बेटा अगर फेयर ऑब्जेक्ट है, मतलब दूर है कहीं ऑब्जेक्ट, तो क्या करेगा, आपका जो सिलियरी मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएगा, सिलियरी मसल्स, ठीक है, ये रिलैक्स हो जाएंगे। इस केस में आई लेंस जो है आपका, आई लेंस ये थिन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, और आप दूर की ऑब्जेक्ट या चीजों को आसानी से देख पाओगे, ठीक है। क्लियर है ये बेटा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34। एक बच्चा जो है इन्वेस्टिगेट कर रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को बाय यूजिंग ए साल्ट सोल्यूशन हालो प्रिज्म। साल्ट सोल्यूशन इस्तेमाल किया, ठीक है, प्रिज्म के अंदर ही शाइन से रे ऑफ रेड लाइट, उसने रेड कलर की लाइट डाली A to B और पाथ को रिट्रेस कर दिया। डायग्राम शो द पाथ ऑफ द रे ऑफ रेड लाइट, रेड लाइट ने कैसा पाथ ट्रेवल किया वो डायग्राम में आपको दिख रहा है। एक्सप्लेन करिए कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले बेटा रिफ्रैक्शन का मतलब देखिए क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया हमें, 34 में पूछा गया व्हाट इज रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट की बेंड होना, बेंडिंग ऑफ लाइट, लेकिन कब, व्हेन, जब वो एंटर करता है, व्हेन इट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम बेटा एंटर करता है, तो उसकी जो बेंडिंग होती है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब इसका कारण क्या है बेटा, ये भी आपको पता होना चाहिए, बता देता हूँ। कॉज क्या है बेटा, चेंज इन स्पीड, स्पीड में चेंज आ जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, उस वजह से इसकी बेंडिंग होती है। क्लियर है बेटा, ये आपको पार्ट ए में पूछा गया था, ठीक है। अब आगे देखिए बेटा, स्टूडेंट जो है उसने फिर ब्लू कलर की लाइट डाली ए से बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ साल्ट सॉल्यूशन जो है वो उसके लिए ज्यादा था ब्लू के लिए, देन रेड लाइट, तो जिसके लिए जितना ज्यादा होगा उसकी बेंडिंग इतनी ज्यादा होने वाली है। स्केच बताइए पॉसिबल पाथ फॉर ब्लू लाइट थ्रू द सॉल्यूशन एंड आउट ऑफ द प्रिज्म। तो बेटा आपको मैं यहीं पे इसी डायग्राम पे बना के दिखा देता हूँ बेटा, तो उसकी बेंडिंग ज्यादा होने वाली है। मतलब ऐसे यहाँ पे लाइट आई, ऐसे प्रिज्म के बिना तो वो सीधा निकल जाती, ठीक है, रेड वाली ऐसे बेंड हुई और वो इससे भी ज्यादा बेंड हो जाएगी, ऐसे ऐसे नीचे करके आएगी, ठीक है, मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया, ऐसे ऐसे आएगी, और यहाँ पे जब आएगी ऐसे बेंड करके और निकल जाएगी नीचे, ठीक है, ऐसे फिर ऐसे आएगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसके लिए ज्यादा है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा उसकी बेंडिंग जो है वो होने वाली है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है,
फिक्स ए शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड, एक ड्राइंग बोर्ड पे व्हाइट पेपर की शीट को फिक्स करिए यूजिंग सम बोर्ड पिन, फिर बार मैग्नेट रखिए इन द सेंटर ऑफ इट, उसके सेंटर में, एंड स्प्रिंकल, फिर क्या करना है बेटा, मुझे फेंक देना कुछ आयरन फिलिंग यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट यूजिंग ए salt sprinkler. On tapping the board gently, observe the iron filling have arranged themselves in a particular pattern. ये तो बेटा एक्सपेरिमेंट भी है आपका। क्या बोला गया बेटा, इस पे कुछ क्वेश्चन लिखे गए थे। ड्रा द डायग्राम टू शो दिस पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग, आयरन फिलिंग का पैटर्न कैसा होता है वो बताना है। व्हाट डज द पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग डेमोन्स्ट्रेट, इस पैटर्न से क्या पता चलता है, और कैसे जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की एट ए पॉइंट डिटरमिन यूजिंग द फील्ड लाइन, कैसे पता चलता है। इन तीन क्वेश्चन के मुझे आंसर देने हैं, तो एक एक मार्क्स में पूछे गए थे। अब इनको बेटा एक्सप्लेन करते हैं। तो पार्ट 1 में बच्चों मुझे डायग्राम बतानी थी आयरन फिलिंग के पैटर्न के लिए, तो यहाँ पे मैंने रफली एक डायग्राम स्केच बना दिया। ये तो पॉपुलर डायग्राम है बेटा, ये मैग्नेट है, तो इस तरह से नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाती है बेटा आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको लाइनें दिखती हैं, तो इसी तरह का पैटर्न जो है वहां पे बनेगा। ठीक है, एक तो ये बनाना था। पार्ट बी में क्या पूछा गया बेटा, व्हाट डज दिस पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग डेमोन्स्ट्रेट, ये क्या बताती है बेटा हमें, तो ये हमें सीधा सीधा क्या बताती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो मैं तो शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप डिटेल में लिखिएगा इसको। आगे बेटा क्या पूछा गया पार्ट 3 में, हाउ इज द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डिटरमिन यूजिंग द फील्ड लाइन, फील्ड लाइन को इस्तेमाल करके आप डायरेक्शन कैसे बताते हैं, ये भी बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा। टेंजेंट टू पॉइंट, टेंजेंट टू दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे बतानी है बेटा वहां पे टेंजेंट बना लेनी है, वही हमें बताती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे पास क्या रहेगी। ठीक है, 3 मार्क्स में पूछा गया, एकदम आसान सा काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं वो पूछा गया। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर इन स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड्स आर क्लोज्ड कर्व। तो आइए बेटा अब एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्ट 1 को एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, क्या बोला गया था, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जस्टिफाई करना फिर दो स्टेटमेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है बेटा, तो यहाँ लिख देता हूँ, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं आर इमेजिनरी, सबसे पहले तो ये इमेजिनरी होती है बेटा, इमेजिनरी, फिर कंटिन्यूस भी होती हैं, कंटिन्यूस, फिर लिखेंगे क्लोज्ड कर्व्स। ठीक है, इसका काम क्या है, यूज्ड टू रिप्रेजेंट, हमें क्या बताती है बेटा, यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, यह आएगा मैग्नेट के बाहर, आउटसाइड मैग्नेट, एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड मैग्नेट। ठीक है, इतना आप लिख दोगे बेटा तो पूरे मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। अब चलते हैं बेटा जस्टिफाई करने। तो चलते हैं बच्चों, पार्ट ए में जस्टिफाई करना था, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है बेटा, क्यों नहीं करती, रीजन क्या है, अगर वो इफ दे इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स, सॉरी इंटरसेक्ट, ये लिखूंगा, इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती बेटा, अगर वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी एक दूसरे को, देन वी हैव, तो हमारे पास दो डायरेक्शन हो जाएंगी, टू डायरेक्शन एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे। ठीक है ना, तो विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, थोड़ा डायग्राम से ही दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यहाँ पे मान लो कट हो रही है बेटा, तो डायरेक्शन दोनों जगह जा रही है, इधर जाए इधर जाए, कहाँ जाए,
तो वो दिक्कत हो जाती है, इसलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट पूछा है बेटा मैग्नेटिक फील्ड आर क्लोज्ड कर्व्स, इसको भी जस्टिफाई करिए बी पार्ट में। तो यहाँ देखो बेटा बाय कन्वेंशन ऐसा माना जाता है कि जो फील्ड लाइन है बाय कन्वेंशन जो फील्ड लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये इमर्ज होती हैं, निकलती हैं, इमर्ज फ्रॉम, कहां से निकलती हैं, नॉर्थ पोल एंड मर्ज, कहां मर्ज हो जाती है बेटा, साउथ पोल में। ठीक है, ये आ गया आपका आउटसाइड मैग्नेट एंड, और ये इमर्ज होती हैं फ्रॉम साउथ पोल एंड मर्ज कहां होती है बेटा, नॉर्थ पोल में, मर्ज इन नॉर्थ पोल। ये आ गया आपका इनसाइड मैग्नेट। ठीक है, अब देखो बेटा बाहर की बात करें तो नॉर्थ शुरू हुई साउथ पे चलेगी, फिर साउथ से निकल के फिर से नॉर्थ पे चलेगी, इसलिए ये क्या होती है, क्लोज लाइंस होती हैं, क्लोज्ड कर्व्स होती है। ठीक है, ये भी आपका एक्सप्लेन हो गया। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए बच्चों, डिफाइन द टर्म पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है पहले वो बताइए, फिर नेम एंड डिफाइन इट्स एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है, नाम भी बताओ, डिफाइन भी करो, और फिर एसआई टर्म को बताना है आपने वर्क और चार्ज से रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 37 आ गया, जिसमें क्या पूछा गया था बेटा आपको, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो आपको थोड़ा रिवाइज कर दो बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां लिखते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे थोड़ा सेटिंग नहीं हो रही, इसको पीछे करते हैं, यहां लिखते हैं आराम से, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, क्या होता है, इज डिफाइंड एज वर्क डन। तो ये किसको बोलते हैं, वर्क डन को, इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव लिखना बड़ा जरूरी है बेटा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, क्लियर है बेटा यहां तक। आगे क्या बोला गया था इसका मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से, अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो ये लिखा गया था नेम एंड डिफाइन इट्स एसआई यूनिट। इसका एसआई यूनिट क्या होता है बेटा, तो इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट वो क्या होता है, वोल्ट होता है। अब आपको डिफाइन करना था वोल्ट को, मतलब 1 वोल्ट आपको डिफाइन करना था। तो 1 वोल्ट जो होता है बेटा ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो 1 वोल्ट कब बोला जाता है बेटा, जब यूनिट चार्ज जो होता है वो मूव किया जाता है आपका। ठीक है, और वर्क डन जो होता है वो 1 होता है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए सर्किट व्हेन, जब 1 जूल का वर्क डन होगा, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव करने में 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज, COULOMB, कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, लिख लो, अनदर लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, इस केस में सब कुछ 1 कर देना है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसका होता है, W/Q। तो वर्क डन जो होता है बेटा उसको जूल्स में लिया जाता है वर्क को, तो उसको 1 कर देंगे, तो 1 जूल वर्क डन होगा, चार्ज तो लेना ही 1 यूनिट था। जब 1 यूनिट चार्ज को मूव करने में आपका 1 जूल वर्क डन होता है तो उसको बोलते हैं 1 वोल्ट। ठीक है, आगे क्या बोला गया था बेटा,
फॉर्मूला लिखिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस का। तो वोल्टेज किसका होता है बेटा, वर्क डन, ये आ गया वर्क डन, नीचे क्या आता है चार्ज, और वर्क डन जो होता है बेटा ये जूल्स में होता है, चार्ज आपका कूलम्स में होता है। ठीक है, यहीं तक मुझे पूछा गया था। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। देखिए बच्चों क्या लिखा है, डिफरेंट डिवाइस रिक्वायर डिफरेंट थिकनेस ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर। फोटोग्राफ बताता है हमें डिफरेंट केबल यूज्ड फॉर द क्लोथ आयरन एंड द लैंप। अब यहाँ देखो बेटा ये क्लोथ आयरन जो है उसके लिए 3 वायर यूज की है, लैंप के लिए 2 इस्तेमाल की गई है। सजेस्ट करिए क्यों वायर जो होती है इलेक्ट्रोलाइन केबल की वो थिकर रखी जाती है देन द वायर इन द लैंप। तो ये ज्यादा थिकर क्यों है एज कम्पेयर टू लैंप। ठीक है, फिर बोला गया सजेस्ट वाई द लैंप इज सेफ टू यूज। लैंप जो है वो इतनी सेफ क्यों है इस्तेमाल करने में जबकि इसके पास 2 ही वायर थी। और तीसरा एक न्यूमेरिकल मुझे पूछा गया था। अब देखो बेटा एक एक करके उसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 38, पहले पार्ट ए लिखेंगे जिसमें बोला गया था सजेस्ट करिए कि क्यों वायर जो होती है इलेक्ट्रिक आयरन केबल की वो थिकर है देन वायर इन द लैंप केबल। तो यहाँ देखो बेटा आयरन वाली जो वायर थी वो इतनी थिक क्यों थी एज कम्पेयर टू लैंप। तो इसका जो रीजन लिखेंगे हम बेटा वो लिखिए। इसका रीजन क्या है कि जो इलेक्ट्रिक आयरन जो होती है उसमें हायर करंट चाहिए क्योंकि वो हायर पावर डिवाइस है। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिखते हैं तो बेटा कि ये क्या होती है बेटा आपके पास हायर पावर डिवाइस, ये आपकी हाई पावर डिवाइस होती है इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है, अब इसको करंट भी कैसा चाहिए, फिर हाई करंट चाहिए, इसलिए क्या चाहिए इसको हायर करंट। ठीक है, और अगर वायर थिक होगी तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है। हाई जो थिक वायर होती है ना, थिक वायर हैव लोअर रेजिस्टेंस, लोअर रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस बेटा कम होता है। ठीक है, और वो आसानी से कैरी करेगी करंट एंड कैन सेफली कैरी करंट, सेफली कैरी मोर करंट। ठीक है, और वो उसकी ओवर हीटिंग भी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं विदाउट, ये भी ऐड कर लेते हैं विदाउट ओवर हीटिंग। फिर चलते हैं बेटा पार्ट बी पे। उसमें क्या बोला गया था, सजेस्ट करिए क्यों लैंप जो है वो सेफ है इस्तेमाल करने में जबकि उसके अंदर 2 ही वायर इस्तेमाल की गई हैं। तो उसका रीजन देखिए बेटा क्या है, लैंप जो है वो सेफ इसलिए है क्योंकि उसके अंदर मेटल इंक्लूजर नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट हैव, इट डज नॉट हैव मेटल एंक्लोजर। ठीक है, मेटल इंक्लोजर मतलब दैट इज उसके अंदर इट डज नॉट रिक्वायर, उसे किसी अर्थ वायर की जरूरत नहीं है, रिक्वायर एनी अर्थ वायर। ठीक है, क्योंकि उसको अर्थ वायर की जरूरत ही नहीं है इसलिए उसका 2 से भी काम चल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा पार्ट 3 में जिसमें मुझे एक न्यूमेरिकल पूछा गया 100 वाट लैंप इज स्विच्ड ऑन फॉर 55 मिनट। एक लैंप है बेटा 100 वाट की, तो मुझे पता है वाट में पावर होती है तो पावर आ गई बेटा 100 वाट। ठीक है, उसे चला के रखा बेटा हमने 55 मिनट के लिए, तो टाइम जो है वो मेरे पास है 55 मिनट्स है। ठीक है, तो यूनिट्स का ध्यान रखिएगा बेटा, मिनट्स में है तो मुझे हमेशा टाइम सेकंड में चाहिए। तो 55 मल्टीप्लाई 60 करूंगा, जीरो तो ऐसे रहेगा, 6 5 30, जीरो कैरी 3, तो 3300 सेकेंड्स आ गए। ठीक है, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर बाय द लैंप इन दिस टाइम, तो कितनी एनर्जी वो ट्रांसफर करेगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको बेटा याद हो तो एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, तो पावर कितनी है मेरे पास 100 और टाइम है बेटा 3300, तो ये बन जाएगा 33, 2 और 2 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, इसे मैं लिख सकता हूँ बेटा 3.3 इंटू 10 रेज टू पावर 1 2 3 4 5 ले लेते हैं 10 रेज टू पावर 5 जूल्स। ठीक है, क्लियर है बेटा ये न्यूमेरिकल भी कैसे किया हमने सॉल्व। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, चलते हैं बच्चों पार्ट डी पे। जो और पार्ट है बेटा रेजिस्टेंस जो है लैंप का मुझे दे रखा है, लेंथ और क्रॉस सेक्शन ये मुझे दे रखा है, रेजिस्टिविटी जो वायर की मुझे फाइंड करनी थी। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए रेजिस्टिविटी बेटा। आपको बता दूं रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, रेजिस्टिविटी L अपॉन A। ठीक है, और यहां से मुझे रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है तो किसके बराबर बन जाएगा R इंटू A डिवाइडेड बाई L।
ये तो हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पे मुझे गिवन क्या है बेटा, रेजिस्टेंस आर कितना है 0.042 ओम। ठीक है, क्लियर है। अगर बेटा मैं इसको चेंज करूं, यहाँ देखो तो ये बनेगा 42/1000। ठीक है, और ये बन जाएगा 42 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओम। मैंने साथ साथ में स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया इसे। ठीक है, अब यहाँ देखिए बेटा, नेक्स्ट मेरे पास क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ वायर वो तो 5 मीटर बराबर है, और यहाँ पे मुझे दे रखा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये दिया बेटा 2 मिलीमीटर स्क्वायर। लेकिन मुझे जो एरिया है वो मीटर में चाहिए, यूनिट मीटर में चल रहे हैं ना, तो अगर मीटर में कन्वर्ट करूंगा ये आएगा बेटा 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब फॉर्मूला डालेंगे, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कितना आया था 42 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई एरिया 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 और डिवाइड में कितना आ गया बेटा 5 आ गया, लेंथ थी। अब 42 और 2 84 को करूंगा 5 से डिवाइड, ये आएगा मेरे पास 16.8। ठीक है, ये लगभग कितना आता है 16.8 आता है, साथ में आ गया 10⁻⁹। यहाँ पे एक पॉइंट इधर शिफ्ट करूंगा अगर, तो यहाँ से 10 कम हो जाएगा तो 1.68 मल्टीप्लाई 10⁻⁸। यहाँ पे आ गया मेरे पास रेजिस्टिविटी जो है वो आ गई 1.68 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ ओम मीटर, ये इसके यूनिट्स है। ठीक है, न्यूमेरिकल है बेटा, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 जो है क्या कहता है, ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर इन साइज, उसे रखा गया 25 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। मिरर पे पूछा गया था क्वेश्चन, फोकल लेंथ मुझे दे रखी है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। तो कितनी दूर बेटा मिरर को रखेंगे स्क्रीन से, ताकि मेरी जो इमेज है वो शार्प इमेज बने, मतलब वी मुझे यहाँ पे फाइंड करने का बोला गया था। फाइंड द साइज ऑफ द इमेज, और फिर रे डायग्राम मुझे बतानी थी फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल था बेटा, और आई थिंक ये आपके एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे जो मुझे दे रखा है सवाल लिखते आता हूँ बेटा। तो ऑब्जेक्ट जो है उसका साइज है 4 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है बेटा, u -25, ये हमेशा माइनस में ही रहेगा हमारे पास। ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो कितनी है मेरे पास 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके अलावा बेटा फोकल लेंथ f जो है ये आएगी -15 सेंटीमीटर, क्योंकि मेरे पास ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। ठीक है, उसके बाद में बेटा यहाँ देखो पार्ट ए में मुझे v निकालना है, उसके लिए मैं करूंगा यूजिंग मिरर फॉर्मूला। यूजिंग मिरर फॉर्मूला, अगर मैं मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करूं तो किसके बराबर होता है बेटा 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो ये बन गया -1/25, 1/v ऐसे रहा, फोकस है -1/15। अब यहाँ देखो बेटा इसको उठा के यहाँ भेज देते हैं, तो ये आ गया 1/v इज इक्वल्स टू -1/15 प्लस 1/25 आ गया। ठीक है, अब दोनों का लेंगे बेटा एलसीएम। ठीक है, तो ये बन गया 1/v इज इक्वल्स टू 25 और 15 का एलसीएम, 25 50 75 75 आएगा। 5 से जाएगा तो -5 प्लस 3 से होगा, तो 1/v इज इक्वल्स टू -2/75, तो v बन जाएगा बेटा 75/2, माइनस का बन गया -37.5 सेंटीमीटर। तो जो इमेज का डिस्टेंस है बेटा आएगा -37.5 सेंटीमीटर एक पार्ट का। तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं बेटा साइज ऑफ इमेज फाइंड करने। तो चलते हैं बेटा अब साइज ऑफ इमेज फाइंड करते हैं। पार्ट बी में पूछा गया, तो बेटा इसके लिए मुझे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करूंगा। तो मैग्निफिकेशन क्या होती है बेटा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे होता है -v/u। अब जो जो वैल्यू मुझे पता है वो डाल देते हैं और आंसर लाते हैं बेटा। अब यहाँ देखो बेटा h ऑफ i, इमेज का हाइट तो मुझे पता करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का हाइट यहाँ दिया था बेटा 4 सेंटीमीटर का था, ये 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया v अभी मैंने फाइंड किया था 37.5, वो भी माइनस का किया था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और u मेरे पास था 25, वो भी माइनस का। ठीक है, तो इसको उठा के यहाँ भेज देता हूँ। तो h ऑफ i इज इक्वल्स टू 37.5 डिवाइडेड बाई 25 माइनस का और मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बेटा क्लियर है। अब इनको क्या करता हूँ मैं, सॉल्व करता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डालूं h ऑफ i इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा 10 आएगा। अब 5 के टेबल से कट करके देखते हैं, 5 5 जा
ये आ गया बेटा 5 7 35, ये बन गया 75 बन गया। ठीक है, ये फिर से कटेगा मेरे से, 15 से कट जाएगा। ठीक है, 5 3 से 5 2 से कटेगा, 2 2 से 4, तो ये बन गया मेरे पास 6 आ गया। तो हाइट क्या आ गया, -6 सेंटीमीटर। तो मतलब HI इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। तो मेरे पास जो हाइट ऑफ इमेज है वो कितना आ गया, -6। ऑब्जेक्ट का हाइट जो है वो 4 था, तो इमेज का हाइट वो कितना आ गया, 6 आ गया। तो मतलब इमेज जो है मेरी वो इनलार्ज बनेगी। और नेगेटिव साइन, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट करता है बेटा, इंडिकेट्स कि रियल इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गया। अब चलना है बेटा नेक्स्ट सी पार्ट में पूछा गया रे डायग्राम कैसी बनेगी इस केस में। तो ये आ गया इसका सी पार्ट बेटा, जिसमें बोला गया था रे डायग्राम। ठीक है, अब ये इस्तेमाल किया था हमने कनकेव मिरर, तो यहाँ कनकेव मिरर बनाते हैं। मिरर ये था ना, हाँ कनकेव मिरर आ गया। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया मेरे पास पोल आ गया। अब ये ले लेते हैं पॉइंट, यहाँ कहीं पे फोकस ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ देखो बेटा इमेज की हाइट जो है वो ज्यादा थी ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट आ गया मेरा यहाँ पे। अब ये आई एक लाइन पैरेलल, तो ये निकलेगी कहाँ से, फोकस से। ठीक है, और दूसरी जो रे ऑफ लाइट थी बेटा वो निकालनी है मुझे पोल पे। ठीक है, ये पोल से आई है, जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जाएगी इतने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा। तो यहाँ कहीं पे मान लो कट करी है, तो यहाँ पे मेरी इमेज बनेगी, और ये थोड़ी लंबी बनेगी, मैंने इसको छोटा बना दिया था। ठीक है, तो ये वाला केस था, ये क्लियर है बेटा ये भी। अब चलते हैं बेटा इसके और वाले पार्ट पे। तो और पार्ट में बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। क्वेश्चन क्या बेटा, ऑन एंटरिंग इन ए मीडियम फ्रॉम एयर, एयर से एंटर करने पे द स्पीड ऑफ लाइट बिकम हाफ ऑफ इट्स वैल्यू इन द एयर। तो जिस मीडियम में लाइट जा रही है ना, उसकी स्पीड क्या थी, जितनी वैक्यूम में थी या हवा में थी उससे हाफ होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसका कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो यहाँ देखो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको एन कहते हैं बेटा, उसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो किसके बराबर होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड लिख लीजिए इन वैक्यूम, और फिर आ गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। यहाँ पे क्लियर है बेटा। अब यहाँ देखो मैं मान लेता हूँ बेटा कि वैक्यूम में उसकी स्पीड कितनी थी, v थी, और इसके अंदर जैसे आए मीडियम के अंदर उसकी स्पीड हाफ हो गई है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा कि वैक्यूम वाली स्पीड जो है वो हम v ले लेते हैं। तो जो मीडियम वाली स्पीड है, मीडियम वाली वो कितनी है, आधी होगी है, v/2 होगी है। तो n इज इक्वल्स टू, ये तो v आ गया, नीचे v/2 बन गया बेटा v, और ये बन गया 2/v, ये कट गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आंसर कितना आ गया, 2 आ गया बेटा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो बेटा ग्लास स्लैब जो है वो मटेरियल की बनी है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n1, उसको मीडियम में रखा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n2। लाइट रे जो है वो गिराएगी स्लैब पे। पाथ बताना मुझे रे ऑफ लाइट का इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से जब लाइट निकलेगी तो उसका पाथ कैसा रहेगा, डिपेंड करेगा इन कंडीशन पे। अगर n1 ज्यादा है n2 से, अब देखो बेटा n1 जो है वो ग्लास स्लैब है और मीडियम का है n2, मतलब स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मीडियम का कम है ना। मतलब हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू या फिर डेंसर टू लेस डेंसर में जा रही है, डेंसर टू रेयर में जा रही है। जब डेंसर टू रेयर जाती है तो क्या होता है बेटा, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ देखो सबसे पहले बेटा अगर n1 बड़ा है n2 से तो क्या बन रहा है, डेंसर से रेयर में जा रही है। तो उस केस में क्या होती है, बैंड होती है, बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। फिर बोला गया बेटा अगर n1 इज इक्वल्स टू n2, उस केस में अनडिविएटेड रहेगी, अनडिविएटेड। ठीक है, यही था दूसरा n1 n2। और पार्ट 3 जो था, ठीक है, ये पार्ट 2 था, ये पार्ट 1 है, उसमें लिखा गया n1 लेस देन n2। मतलब अब यहाँ पे n1 जो है n2 बड़ा है, n1 जो है मेरे पास छोटा है, मतलब अब आ गया मेरे पास रेयर रेयरर टू डेंसर। अगर ऐसा होता है तो बैंड्स टूवर्ड्स, ठीक है, नॉर्मल। तो 3 केस बेटा मुझे पूछे गए थे, तो एक एक करके मैंने आपको आराम से बता दिए। ठीक है, इनकी डायग्राम पूछी गई थी बेटा, तो ग्लास स्लैब वाली आपको आती होगी, मैं फिर भी एक बना के दिखा देता हूँ। इस तरह से ग्लास स्लैब है, यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, फिर थोड़ी सी अंदर को बैंड हुई क्योंकि
यहाँ पे ऐसे आएगी, अंदर को बेंड होगी, फिर यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकलेगी फर्स्ट वाले केस में। दूसरे वाले में ऐसे निकल जाएगी, अनडिवेटेड सीधी निकल जाएगी, मतलब ऐसे है तो ऐसे चली जाएगी, और तीसरे में थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, वो आप आराम से बना लेना। तो इसके साथ बेटा हमारा जो सैंपल पेपर था यहीं पे खत्म हो जाता है बेटा। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।